हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वैद्युतिक वायरिंग का पार्ट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन। दोस्तों, इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रंग के तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है, यानी लाल रंग के तार है उसको हम किसके लिए उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन ए अर्थ, बी न्यूट्रल, सी फेज, डी इंसुलेशन। तो लाल रंग के तार का उपयोग हम फेज के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा फेज के लिए हम नीला वायर, पीला वायर ये भी काम में लेते हैं। अब बात आती है न्यूट्रल की। तो दोस्तों, जो न्यूट्रल के लिए हम काम में लेते हैं वो लेते हैं ब्लैक वायर, यानी काले रंग का वायर। अर्थ की बात आती है तो अर्थ के लिए हम काम में लेते हैं हरा, यानी ग्रीन वायर। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड है। ऑप्शन ए काला, बी लाल, सी नीला और डी हरा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी देखा है कि जो अर्थ का वायर होता है उसके लिए हम हरे कलर का वायर काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई यानी क्लियरेंस दी गई है। ऑप्शन ए रूल नंबर 85, रूल नंबर 75, रूल नंबर 77 और रूल नंबर 92 यानी 52। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी नियम 77। इसके अलावा दोस्तों, जो भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार रूल नंबर जो 75 दे रखा है, पहले 85 देख लेते हैं। रूल नंबर 85 दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों दो खंभों के बीच की जो दूरी होती है उनके बारे में, और यानी दो खंभों के बीच की दूरी। और रूल नंबर जो 75 है वो दोस्तों जो सिरोपरी लाइन है उसमें कौन से जॉइंट लगाए जाएंगे, यानी जोड़ के बारे में, जॉइंट कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी देता है। और रूल नंबर 77 ये सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई यानी क्लियरेंस बताता है। और जो रूल नंबर 92 है 92, ये जो आसमान से जो विद्युत गिरती है उससे सुरक्षा के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, वो रूल नंबर 92 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक कंडक्टर्स एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है। जब भी दोस्तों हमारे घर में जब न्यूट्रल और फेज शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तब दोनों वायर एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं। वो किस कारण से फेंक दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि अधिक धारा घनत्व के कारण, बी में बताया गया तापक्रम में वृद्धि के कारण, सी बलवान चुंबकीय क्षेत्र के कारण, डी तारों का लचीलापन होने के कारण। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवान चुंबकीय क्षेत्र के कारण। दोस्तों, घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में, यानी जो सिंगल फेज की हमें जो विद्युत सप्लाई मिलती है उसमें लघुपतन होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल फेज और न्यूट्रल वायर चालक जो है वो एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है बलवान चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी संस्थापन में लगा हुआ ऊर्जा मापक यंत्र यानी जो एनर्जी मीटर होता है वो किस प्रकार का यंत्र होता है। ऑप्शन ए अभिलेखी, बी समाकलन, सी तुलनात्मक, डी सूचक। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समाकलन यानी इंटीग्रेटिंग। दोस्तों, किसी संस्थापन में लगा हुआ ऊर्जा जो मापक मीटर है वो समाकलन प्रकार का यंत्र होना चाहिए। वे उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक दी गई संपूर्ण विद्युत राशि का मान है उसको मापते हैं, समाकलन उपयंत्र कहलाते हैं। और जो सूचक दे रखा है दोस्तों इंडिकेटिंग वे उपयंत्र होते हैं जो मापी जाने वाली राशि को सूचक की सहायता से सिर्फ अंशांकित स्केल पर जो सिर्फ सूचित करते हैं उसे हम सूचक यंत्र कहते हैं। और दूसरा दोस्तों जो अभिलेखी दे रखा है यानी रिकॉर्डिंग यंत्र वो होते हैं जो ग्राफ कागज पर स्याही द्वारा एक अमुक समय पर मापी गई जो राशि का है अभिलेख खींचते हैं, यानी हमें ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इन उपयंत्रों का प्रयोग शक्ति केंद्रों तथा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
CD कक्ष की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मध्यवर्ती स्विच, बी एक मार्गी स्विच, सी द्विमार्गी स्विच, डी DP स्विच। तो जो CD कक्ष की वायरिंग होती है उसमें द्विमार्गी स्विच यानी 2 वे स्विच काम में लेते हैं, और मध्यवर्ती स्विच होता है उसका प्रयोग हम एक लैंप को 3 या 3 से अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है, और जो एक मार्गी स्विच होता है उसका प्रयोग हम किसी लैंप अथवा किसी वैद्युतिक उपकरण या युक्ति को एक स्थान से ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। किसका? एक मार्गी यानी 1 वे स्विच का। और DP स्विच सिंगल फेज AC तथा DC सप्लाई लाइन के लिए जो मेन स्विच होता है उसकी तरह कार्य करता है DP स्विच। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द्विमार्गी स्विच। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी 500 वोल्ट अधिस्थापना पर इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए। 500 वोल्ट की अधिस्थापना पर इंसुलेशन का प्रतिरोध वो इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 50 ओम, 50 मेगा ओम, बी 100 मेगा ओम, सी 1 मेगा ओम, डी 0.01 मेगा ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50 मेगा ओम। किसी भी 500 वोल्ट अधिस्थापना पर इंसुलेशन प्रतिरोध 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 50 मेगा ओम तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दे रखा है कि सूची 1 में दिए गए उपयोगों के साथ सूची 2 में दिए गए उनके MCB का मिलान कीजिए। यानी जो लिस्ट 1 दे रखी है इंग्लिश में उसको हमें लिस्ट सेकंड से मिलाना है। तो चलो देखते हैं। लाइटिंग सर्किट के लिए, तो लाइटिंग सर्किट के लिए इसमें L सीरीज की जो ग्रीन नॉब दे रखी है वो MCB काम में लेते हैं लाइटिंग सर्किट के लिए। मोटर सर्किट के लिए, मोटर सर्किट के लिए हम जो नीली नॉब वाली MCB होती है G सीरीज की वो काम में लेते हैं। आइसोलेटर के लाल नॉब की, DC सर्किट के लिए ब्लैक नॉब की। दोस्तों जो लाइटिंग परिपथ होता है उसके लिए हम हरे कलर की नॉब वाली MCB काम में लेते हैं। मोटर के लिए हम नीली नॉब वाली, नीला कलर की नॉब की। आइसोलेटर के लिए हम लाल नॉब, और जो DC सर्किट होता है उसके लिए दोस्तों हम काली नॉब वाली काम में लेते हैं MCB। यानी इसमें जो दोस्तों ऑप्शन दे रखा उसमें से ये आएगा, इसमें 4 नंबर, इसमें 3 नंबर, यानी पहले में 4 नंबर, दूसरे में 3 नंबर, तीसरे में 2 नंबर, और जो चौथा है उसमें दोस्तों 1 नंबर आएगा। या आप मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्युत वायरिंग में अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। भारतीय विद्युत नियम 1954, भारतीय विद्युत नियम 1955, भारतीय विद्युत नियम 1956, भारतीय विद्युत नियम 1958। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय विद्युत नियम 1956 का हमें पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। PVC का तात्पर्य है। PVC का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। तो PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला दे रखा है पैराविनाइल कार्बोनेट, दूसरा दे रखा है पैराविनाइल क्लोराइड, तीसरा दे रखा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, चौथा दे रखा है पॉलीविनाइल कार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ को पहचानें। अब ये हमें एक चित्र दे रखा है, इस चित्र के बारे में पूछा है कि यह चित्र किस चीज़ का है। तो आप सभी जानते हैं कि यह जीने का जो परिपथ है वो दर्शाया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेडर सर्किट या जीने का परिपथ। दोस्तों इसमें ये 2 द्विमार्गी स्विच दे रखे हैं, इससे हम एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। ऑप्शन ए 2 लैंप, बी 1 लैंप, सी 3 लैंप, डी 4 लैंप। तो जो द्विमार्गी स्विच है उसका तात्पर्य है कि एक लैंप को हम 2 या भिन्न भिन्न दिशाओं से कंट्रोल करना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1 लैंप। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। IS 3034-9066 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। जो पावर वायरिंग है उसकी अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दे रखा है 0.1 ओम, बी में 1 ओम, सी में 0.5 ओम,
और डी में दे रखा है 1 किलो ओम। तो पावर वायरिंग अर्थिंग का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1 ओम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अस्थायी वायरिंग में यांत्रिक शक्ति, जो यांत्रिक शक्ति है वो खालिस्तान होती है। ऑप्शन ए 0, बी बहुत कम, सी उच्च, डी स्थायी वायरिंग से अधिक। जो अस्थायी वायरिंग होती है दोस्तों उसमें यांत्रिक जो शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लो, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। जो ब्रिटानिया जोड़ होता है उसका कहाँ प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सिरोपरी लाइन में, बी भूमिगत लाइनों में, सी कंड्यूट वायरिंग में और डी पावर वायरिंग में। तो ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग हम दोस्तों कहाँ करते हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं सिरोपरी लाइन में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक वैद्युतिक उप परिपथ में कितने प्रकाश उपयोग बिंदु हो सकते हैं। ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12, डी कितने भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 परिपथ हो सकते हैं, यानी 10 जो उपयोग बिंदु है वो हो सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए, यानी जो हम छत पे पंखा लटकाते हैं वो न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए फर्श से। ऑप्शन ए में दे रखा है 1.5 मीटर, बी 1.75 मीटर, सी 2.5 मीटर, डी 3 मीटर। तो दोस्तों इसमें हमें न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम पूछा है तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर, और अधिकतम पूछा जाए तो वो आएगा 3 मीटर। और ये दोस्तों किस नियम के अनुसार है, तो ये भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार ये जो ऊंचाई है वो तय की गई है कि फर्श से न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए और फर्श से अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः खालिस्तान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए औद्योगिक वायरिंग, बी घरेलू वायरिंग, सी कृषि कार्य वायरिंग, डी अस्थायी वायरिंग। तो जो वायरिंग की लूपिंग विधि है उसका अधिकतर हम घरेलू वायरिंग के लिए उपयोग करते हैं। ये क्या होती है दोस्तों, तो वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और इस प्रणाली की वायरिंग में कहीं जोड़ यानी बीच में से दोस्तों जोड़ नहीं लिया जाता। यदि इसमें हमें कोई पॉइंट बनाना है नया, जो कोई भी पॉइंट बनाना है तो उसके लिए हम फेज एवं न्यूट्रल दोनों तार है वो या तो किसी सॉकेट से निकालेंगे, जहाँ सॉकेट में हम सप्लाई देते हैं वहीं से निकाल लेंगे, बीच में से कट नहीं करते दोस्तों, या फिर किसी होल्डर से, सीलिंग पंखा या आदि से निकालते हैं लेकिन बीच में कट नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए खालिस्तान आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए 2 एक ध्रुवीय स्विच, ऑप्शन बी 2 द्विध्रुवीय स्विच, सी 2 इंटरमीडिएट स्विच, डी इनमें से कोई नहीं। तो जीने की वायरिंग है उसके लिए हमें 2 द्विध्रुवीय स्विच चाहिए, यानी 2 वे स्विच की आवश्यकता होती है। और नियंत्रक स्विच बोर्ड की जो फर्श से न्यूनतम ऊंचाई होती है दोस्तों वो होती है 1.5 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना। और जो हम स्विच बोर्ड लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, वो हम लगाते हैं दोस्तों प्रवेश, जो कक्ष का प्रवेश द्वार होता है उसके निकट बाईं तरफ लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो लैंप प्रकाशित नहीं होता परंतु लैंप की प्रोट्स पर स्पार्क पैदा होता है, इसका कारण है। इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए में दे रखा सोल्डरिंग आयरन में अर्थिंग दोष है, बी सीरीज लैंप की वाटेज कम है, सी सीरीज लैंप की वाटेज अधिक है, डी सोल्डरिंग आयरन में ओपन सर्किट दोष है। इसका राइट आंसर होगा सी सीरीज लैंप की वाटेज अधिक है, यानी अगर सीरीज लैंप जो हमने लगा रखा है उसकी वाटेज अधिक होगी, वो अधिक वाट का होगा, तो यह प्रकाशित नहीं होगा बल्कि स्पार्किंग ही करेगा। दोस्तों ये आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।